बारी। चलिए शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह हमारी पहली खबर से। हमारी पहली खबर है, भारत बंद होने से पहले किसानों ने कहा कि कानून वापस लेने के अलावा कुछ भी नहीं होगा मंजूर, शांतिपूर्ण होगा हमारा प्रदर्शन। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के विभिन्न सीमाओं पर डटे किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद को लेकर कहा कि देश भर में उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहेगा और ये किसी भी कीमत पर अपनी मांगों से समझौता नहीं करेंगे। किसानों ने कहा कि नए कृषि कानूनों को सरकार वापस ले, इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है। किसान नेताओं ने कहा कि अब तक ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनते रहे हैं, अब प्रधानमंत्री को किसानों के मन की बात सुननी होगी। रविवार को भारतीय किसान यूनियन के महासचिव जगमोहन सिंह ने कहा कि किसान नेताओं के बीच मंथन यही हुआ कि हम अपनी मांगों से कोई समझौता नहीं करेंगे। मोदी के मन की बात हम सुन रहे थे, अब उनको हमारे मन की बात सुननी है। मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान मौजूद योगेंद्र यादव ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल सभी संगठन एक बात कह रहे हैं कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाए। किसान अडिग है। योगेंद्र यादव ने कहा कि महाराष्ट्र से गुजरात और तमाम छात्र संगठन व्यापार मंडलों ने 8 तारीख के बंद का समर्थन किया है। हरियाणा और पंजाब में भी मंडियां बंद रहेंगी, चक्का जाम रहेगा 3 बजे तक। दूध सब्जी सबकी आपूर्ति बंद रहेगी, पूरे दिन भारत बंद रहेगा। किसान नेताओं ने एक सुर में कहा कि कानून वापस लेने से नहीं, तीनों कानून वापस लेने पड़ेंगे। एमएसपी पर सरकार को मानना पड़ेगा। किसान नेता बलदेव सिंह निहालगढ़ ने कहा कि यह आंदोलन सिर्फ पंजाब का न होकर पूरे देश में बढ़ चुका है। मंत्री बिलमिलाए हुए हैं कि क्यों भारत बंद का आश्वासन किया गया है। बलदेव सिंह निहालगढ़ ने कहा कि 8 दिसंबर को सुबह से शाम तक भारत बंद रहेगा। किसान आंदोलन को लेकर 9 को राष्ट्रपति से मिलेंगे पवार। केंद्र के नए कृषि कानूनों के विरोध में जारी किसान आंदोलन को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार 9 दिसंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से किसानों की जानकारी लेंगे, साथ ही उनसे मुलाकात करेंगे। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की। हमारी अगली खबर किसान आंदोलन से रिलेटेड ही है, जो कि है कि खेल रत्न लौटाएंगे ओलंपिक विजेता मुक्केबाज विजेंदर। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। मुक्केबाजी में भारत के प्रथम ओलंपिक पदक विजेता और कांग्रेस नेता विजेंदर सिंह ने रविवार को धमकी दी कि अगर केंद्र सरकार नए कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों की मांग स्वीकार नहीं करती है तो वह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार लौटा देंगे। उन्होंने नए कानून को काला कानून करार दिया। हरियाणा के भिवानी जिले का 35 साल के विजेंदर दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के बीच पहुंचे और उनके प्रति एकजुटता दिखाई। विजेंदर ने किसानों से कहा, अगर सरकार इन काले कानूनों को वापस नहीं लेती है तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि मेरा पुरस्कार भी वापस ले ले। आपको बता दें कि विजेंदर के साथ ही बहुत से खिलाड़ियों ने अपना पुरस्कार वापस देने की बात कही है किसानों के समर्थन में। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की। हमारी अगली खबर है, किसानों के समर्थन में उतरे कई राजनीतिक दल व संगठन। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। किसानों के 8 दिसंबर को भारत बंद की अपील को चौतरफा समर्थन मिल रहा है। किसानों के समर्थन में बैंक कर्मचारियों के भी कई संगठन आ गए हैं। 10 मजदूर संगठनों ने पहले ही किसानों के भारत बंद के समर्थन का ऐलान किया था। इन संगठनों ने सरकार ने इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाने का आग्रह किया है। दूसरी ओर कांग्रेस, टीआरएस, द्रमुक, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी समेत 11 राजनीतिक दलों ने भी किसानों के भारत बंद का समर्थन किया है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, गुपकार दल, राकापा, भाकपा माले, आरएसपी, राजद, द्रमुक और फॉरवर्ड ब्लॉक ने बयान जारी कर किसानों की मांगें पूरी करने और कृषि कानून 2020 में संशोधन की मांग की है। बयान में कहा गया है कि हम किसानों के साथ खड़े हैं। किसान संगठनों के मौजूदा संघर्ष और उनके भारत बंद के ऐलान का हम समर्थन करते हैं। उत्तर प्रदेश में सपा ने हर जिले में 8 दिसंबर को किसान यात्रा निकालने का ऐलान किया है। कांग्रेस, टीआरएस, द्रमुक
समेत 11 दलों ने समर्थन में बयान जारी किए हैं। 10 मजदूर संगठन भी किसानों के साथ आए हैं। आपको बता दें कि मजदूर संगठन के साथ साथ विपक्षी पार्टियों के साथ साथ बॉलीवुड से भी किसानों को बहुत ही ज्यादा समर्थन मिल रहा है। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की। हमारी अगली खबर कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर है, जो कि है टीका पहुंचाने को वायुसेना ने कमर कसी। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। कोरोना का टीका तैयार होने की खबरें आने के मद्देनजर रक्षा मंत्रालय खासकर वायुसेना ने आपूर्ति को लेकर खास तैयारियां शुरू कर दी हैं। वायुसेना ने अपने 100 से ज्यादा परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों को टीका पहुंचाने के लिए तैयार किया है। विभिन्न इलाकों की भौगोलिक स्थिति के मद्देनजर वायुसेना ने 3 तरह के विमानों की पहचान की है, जिनसे देश के सुदूरवर्ती इलाकों तक टीका पहुंचाया जाएगा। वायुसेना के आला अधिकारियों के मुताबिक माना जा रहा है कि देश के दूरदराज के इलाकों में टीका ले जाने के लिए एयरलिफ्ट की भी नौबत आ सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए वायुसेना ने 3 अलग अलग तरह के विमानों की पहचान की है, जो वैक्सीन वितरण में मददगार साबित होंगे। टीका बना रही दवा कंपनियों से 28,000 कोल्ड चेन स्टोरेज तक पहुंचाने के लिए C-17 ग्लोबमास्टर, C-130J सुपर हरक्यूलिस और AN-76 लगाए जाएंगे। दूसरी ओर छोटे और दुर्गम इलाकों में स्थित केंद्रों के लिए AN-32 और डार्नियर विमानों की तैनाती की गई है। लंबी दूरी की आपूर्ति के लिए चीता और चिनूक हेलीकॉप्टरों की मदद ली जाएगी। सरकार की शुरुआती योजना 30 करोड़ लोगों को टीका लगाने का है। इसके लिए रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय ने टास्क फोर्स का गठन भी शुरू कर दिया है। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की। हमारी अगली खबर है दिल्ली के निजी अस्पतालों में कोरोना के नियमों की जा रही है अनदेखी। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। दिल्ली के निजी अस्पतालों में कोरोना संबंधी नियमों की अनदेखी हो रही है। अस्पतालों में किए निरीक्षण के बाद केंद्र के निगरानी दल ने इसका खुलासा किया। इस दल को गृह मंत्रालय ने गठित किया था। दिल्ली के तमाम निजी अस्पतालों में कोरोना के मरीजों की देखभाल और इलाज के लिए तय किए गए नियमों की निगरानी के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक निगरानी दल का गठन किया गया है। इस दल ने 17 और 18 नवंबर को दिल्ली के 100 से अधिक निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम का दौरा किया था। साथ ही साथ निगरानी दल ने यह रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है। इसके बाद इसे स्वास्थ्य मंत्रालय के जरिए अदालत में सौंपा गया है। इससे नियमों के सही पालन के लिए कुछ सुझाव भी शामिल किए गए हैं। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की। हमारी अगली खबर है कोरोना मरीजों का इलाज करा रहे कोरोना मरीजों की संख्या लगातार घटी जा रही है। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। देश में कोरोना विषाणु संक्रमण के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 4.3 लाख रह गई है। यह 138 दिनों के बाद सबसे कम संख्या है। मौजूदा मरीजों की संख्या अब तक कुल संक्रमितों का 4.18% है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को यह जानकारी दी। इससे पहले 21 जुलाई को देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 4,02,529 थी। 9 दिनों से लगातार रोज जितने नए मामले सामने आए, उससे ज्यादा लोग संक्रमण मुक्त हुए। आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले सप्ताह देश में प्रति 10 लाख आबादी पर सिर्फ 186 नए मामले सामने आए हैं। यह दुनिया में सबसे निम्नतम आंकड़ों में एक है। देश में अब तक स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या 91 लाख से अधिक हो गई है। मंत्रालय के मुताबिक स्वस्थ हुए मरीजों और नए मामलों के बीच अंतर लगातार बढ़ रहा है और यह अब तक करीब 87 लाख हो गया है। देश में कोरोना विषाणु से अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 96,44,000 हो गई है। इनमें से 91 लाख से अधिक लोगों के स्वस्थ हो जाने के बाद संक्रमण मुक्त होने की राष्ट्रीय दर बढ़कर 94.37% हो गई है। इसी के साथ
साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की। हमारी अगली खबर है मुंबई के लालबाग में हुए धमाके को लेकर। मुंबई के लालबाग में इमारत में सिलेंडर फटने से 16 लोग आग में झुलस गए। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। मुंबई के लालबाग क्षेत्र में 4 मंजिला एक आवासीय इमारत में सिलेंडर फटने से सुबह आग लग गई। इस घटना में 16 लोग झुलस गए। अग्निशमन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि एक नाबालिग लड़की और एक महिला समेत 4 लोगों की स्थिति नाजुक है, क्योंकि ये 70 से 95% तक झुलस गए हैं। अग्निशमन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि गणेश गली क्षेत्र स्थित साराभाई इमारत की दूसरी मंजिल पर सुबह करीब 7:20 पर आग लग गई। मुंबई की महापौर किशोरी पेडनेकर ने बताया कि गैस रिसाव के बाद सिलेंडर में विस्फोट हो गया। विस्फोट के बाद एक कमरे की दीवार गिर गई। उन्होंने कहा कि मैंने घटनास्थल का मुआयना किया। एक नाबालिग लड़की की हालत नाजुक बताई गई है। उसे दक्षिण मुंबई के भायखला के मसीना अस्पताल भेज दिया गया है। अग्निशमन विभाग के अधिकारी ने कहा कि आग से 16 लोग झुलस गए। उन्हें इलाज के लिए केईएम अस्पताल, ग्लोबल हॉस्पिटल समेत अन्य अस्पतालों में ले जाया गया है। सुबह करीब 7:50 पर आग पर काबू पा लिया गया था। एक अन्य घटना में ठाणे जिले की एक आवासीय इमारत में आग लगने के बाद धुआं फैलने के कारण दम घुटने से 76 साल की एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि उल्लासनगर में मध्यवर्ती थाने के सामने स्थित इमारत के बिजली मीटर कक्ष में शनिवार देर रात करीब 2:30 बजे शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। इससे इमारत में धुआं भर गया। सूत्रों ने बताया कि बुजुर्ग व्यक्ति सुरक्षा कर्मी से चाबी लेने के लिए नीचे की ओर दौड़े, लेकिन अत्यधिक धुआं होने के कारण वह बेहोश हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की। हमारी अगली खबर है दिल्ली में कमजोर पड़ी कोरोना की तीसरी लहर। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के बाद दिल्ली में कोरोना संक्रमण की सबसे निचली दर दर्ज की गई है। 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 2706 नए मामले सामने आए हैं और 69 मरीजों की मौत इस बीमारी से हुई है। दिल्ली सरकार ने 73,536 कोरोना संक्रमण जांच रविवार को की थी। इस जांच में 3.68 की कोरोना संक्रमण दर दर्ज की गई, जबकि मौतों के आंकड़े की वजह से मृत्यु दर बढ़कर 2.03% पहुंच गई है। 24 घंटे के दौरान 4,622 मरीज ठीक होकर वापस अपने घर लौट गए हैं। इस समय 15,276 मरीजों का इलाज घर में एकांतवास में किया जा रहा है और 24,693 सक्रिय मरीज हैं। अस्पताल में 6,145, कोविड केयर सेंटर में 429 और कोविड हेल्थ सेंटर में 137 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। दिल्ली में अब तक कोरोना संक्रमण की 67,40,712 जांच की जा चुकी है। इन जांच में 24 घंटे में 32,023 RT-PCR व 41,513 एंटीजन जांच की गई है। दिल्ली में इस बीमारी की वजह से 5,92,250 मरीजों को कोरोना संक्रमण हो चुका है और इस बीमारी की वजह से 9,643 मरीजों की मौत हो चुकी है। अब तक की संक्रमण की दर 8.79% व मृत्यु दर 1.63% है, जबकि 5,57,914 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं और इस समय दिल्ली में कुल 6,173 सील क्षेत्र हैं। वही आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि कोरोना की तीसरी लहर भी कमजोर पड़ रही है। दिल्ली ने कोरोना के खिलाफ बड़ी कठिन लड़ाई लड़ी है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि संक्रमण की दर दिल्ली में गिरकर 3.65% हो गई है। दिल्ली में कोरोना के खिलाफ लड़ाई जीती है। मेरी अपील है कि मास्क पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें और स्वच्छता बनाए रखें, क्योंकि नियमों की खिलाफ सावधानियां बरतेंगे तभी हम कोरोना से लड़ सकते हैं। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की। हमारी अगली खबर है वैश्विक बैठक को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 9 दिसंबर को द एंटरप्रेन्योर्स वैश्विक बैठक को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री एक व्यापक ढांचे के निर्माण और इसे एक वैश्विक स्टार्टअप डेस्टिनेशन में बदलने को लेकर दिल्ली के प्रयासों को साझा करेंगे। अरविंद केजरीवाल भारत की ओर से एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो इस शिखर सम्मेलन में उद्योग जगत के कई दिग्गजों, विश्व के नेताओं और नोबेल पुरस्कार विजेताओं के साथ अपनी बात करेंगे। मुख्यमंत्री इसमें बताएंगे कि दिल्ली सरकार अपने स्कूलों में एंटरप्रेन्योरशिप मानसिकता पाठ्यक्रम से लेकर प्रोग्रेसिव स्टार्टअप पॉलिसी तक के लिए आगे रही है। इट्स एंटरप्रेन्योर ग्लोबल समिट विश्व के नेताओं, उद्यमियों, निवेशकों और मेंटर्स का एक वर्चुअल सम्मेलन होगा जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक ऐसे मात्र नेता होंगे जो मुख्यमंत्री होंगे जो शामिल होंगे। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि भारत बंद का समर्थन करे पूरा देश। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। नए कृषि कानून के विरोध में किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। इस बंद का आम आदमी पार्टी ने समर्थन किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से बंद का समर्थन करती है। देश भर में आपके कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से इसका समर्थन करेंगे। उन्होंने सभी देशवासियों से अपील की है कि सब लोग किसानों का साथ दें और इसमें हिस्सा लें। आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सभी राज्यों और जिलों के पार्टी कार्यकर्ताओं से किसानों के भारत बंद में सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है बल्कि यह हम सभी की लड़ाई है। अगर भाजपा के इन काले कानूनों से किसान प्रभावित होते हैं तो पूरा देश प्रभावित होगा। उन्होंने कहा कि मैं देश के सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि वे 8 दिसंबर को किसानों के भारत बंद का समर्थन करें। उन्होंने कहा कि देश के अंदर भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 10 दिनों से देश के अन्नदाता किसान सड़कों पर हैं। बच्चे बूढ़े से लेकर जवान किसान रात की ठिठुरती ठंड में भी सड़कों पर सोने के लिए मजबूर है। दूसरी तरफ सरकार वार्ता पर वार्ता कर रही है। उन्होंने कहा कि हमने सुना था कि अदालतों में तारीख पर तारीख पड़ती है लेकिन समाधान नहीं आता है। पहली बार देख रहे हैं कि किसान ठंड में ठिठुर रहे हैं और सरकार वार्ता के नाम पर केवल टाल मटोल कर रही है। देश के किसान मांग कर रहे हैं कि इन कानूनों को वापस लिया जाए लेकिन सरकार जबरदस्ती उसके फायदे गिना रही है। खेती किसान करते हैं और किसानों को पता है कि क्या फायदा है और क्या नुकसान है, क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है कि अब कोरोना जांच के लिए शरीर से नमूना लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ता रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी और कृत्रिम मेधा के इस्तेमाल से रक्त प्लाज्मा में कोविड-19 के बायोमार्कर यानी किसी भी रोग की गंभीरता के संकेतक की त्वरित पहचान करने पर काम कर रहे हैं। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी एक रासायनिक विश्लेषण तकनीक होती है जिसमें किसी भी रासायनिक ढांचे, अवस्था आदि के बारे में पता लगाया जाता है या किसी भी पदार्थ के रासायनिक बंधों के साथ प्रकाश के संपर्क पर आधारित होती है। शोधकर्ताओं के दल के मुताबिक कृत्रिम मेधा और गहन अध्ययन के माध्यम से कोविड-19 का पता लगाने की प्रक्रिया स्वतः व त्वरित होगी और जांच के लिए शरीर से कोई नमूना लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परियोजना के प्रधान अध्ययनकर्ता व IISc में प्रोफेसर दीपांकर नंदी ने बताया, कोविड-19 का त्वरित पता लगाने के लिए नई तकनीकें विकसित करने की और बड़े पैमाने पर जांच करने की बहुत आवश्यकता है। इसके साथ ही प्रौद्योगिकी सस्ती भी होनी चाहिए। ऐसे में रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रभावी साबित हो सकती है। उन्होंने बताया कि बायोमेडिसिन में रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का बहुत इस्तेमाल होता है, खासकर रोगों का पता लगाने के काम में तो बहुत ही ज्यादा होता है। दरअसल हर रोग में बायोकेमिस्ट्री में बदलाव आ जाता है।
यह अध्ययन भोपाल स्थित एम्स के सहयोग से किया जा रहा है। नंदी ने बताया, हमारा उद्देश्य संक्रमितों के रक्त प्लाज्मा में बायोमार्कर की पहचान करना है। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कहना है कि कृषि क्षेत्र में 1 लाख करोड़ खर्च होने वाला है। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन के बीच भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने रविवार को कहा कि देश में कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हो रहा है और इसमें 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। यहाँ बूथ समिति की एक बैठक में नड्डा ने कहा, कृषि क्षेत्र में 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होने वाला है और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पैसा कोई कृषि अधिकारी नहीं बल्कि फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन खर्च करेंगे। इस संबंध में उन्होंने पार्टी की उत्तराखंड इकाई के अध्यक्ष और किसान मोर्चा के अध्यक्ष से कहा कि फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन हमारी पार्टी के सहयोग से बननी चाहिए और हमारा किसान तय करे कि क्या योजना होनी चाहिए और कौन सी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा, पैसा मोदी जी का होगा और खर्च किसान करेगा। नड्डा ने किसानों से कहा, इस पैसे से आप गांव में सड़क बना सकते हैं, मंडी में बदलाव कर सकते हैं, प्रशीतित भंडार बना सकते हैं, अनाज का भंडार बना सकते हैं, मूल्यवर्धन करने के लिए कोई फैक्ट्री या अन्य कोई सुविधा विकसित कर सकते हैं या कृत्रिम मेधा विकसित कर सकते हैं। उत्तराखंड के 4 दिवसीय दौरे पर आए नड्डा ने जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा, घुपकर गैंग भ्रष्टाचार के मामलों के खुलने के बाद बना है, लेकिन मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि मोदी जी के राज में एक भी गुनहगार नहीं बचेगा। कोरोना प्रबंधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए नड्डा ने कहा कि जहां अमेरिका, फ्रांस और इटली जैसे ताकतवर देश महामारी के प्रबंधन में विफल हो गए, वहीं मोदी ने समय रहते पूर्णबंदी का साहसिक निर्णय लेकर 130 करोड़ लोगों के जीवन को बचा लिया। इस संबंध में उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के कुप्रबंधन के परिणाम स्वरूप अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता गंवानी पड़ी। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कोविड-19 को लेकर देश में बड़ा काम हुआ, जहां जांच प्रयोगशाला से लेकर समर्पित अस्पताल तक भारी बढ़ोतरी हुई। उन्होंने कहा कि पूर्णबंदी से पहले जहां देश में एक जांच प्रयोगशाला थी और 1500 जांच होते थे, वहीं आज 1500 प्रयोगशालाएं हैं जहां प्रतिदिन 10-15 लाख टेस्ट हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत 150 देशों को पैरासीटामोल दे रहा है। नड्डा ने कहा कि राजनीति एक मिशन की तरह होनी चाहिए, जिसमें पार्टियों को देश में परिवर्तन लाने के लिए एक उपकरण का काम करना चाहिए। इस संबंध में उन्होंने भाजपा को देश का सबसे बड़ा उपकरण बताया। उन्होंने जनधन खाता, उज्ज्वला योजना, अटल आयुष्मान योजना जैसी योजनाओं का जिक्र करते हुए कार्यकर्ताओं से उनका लाभ जनता तक पहुंचाने को कहा। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है, रावण से जुड़े किरदार के बयान पर सैफ अली खान ने मांगी माफी। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। बाहुबली चर्चित प्रभास भगवान के रूप में और खान लंकेश रावण के रूप में इस फिल्म में दिखेंगे। निर्देशन ओम राउत करेंगे, जिन्होंने तान्हाजी द अनसंग वॉरियर का निर्देशन भी किया था। खान ने एक बयान में कहा था कि मुझे पता चला है कि एक साक्षात्कार में मेरे बयान से विवाद खड़ा हो गया और लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। मेरी ऐसी मंशा नहीं थी। मैं सभी से माफी मांगना चाहूंगा और अपने बयान को वापस लेता हूं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह फिल्म बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव मनाने वाली होगी। खान ने कहा कि भगवान राम हमेशा से मेरे लिए नायकत्व के प्रतीक रहे हैं। आदि पुरुष बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव मनाने वाली फिल्म है और पूरी टीम बिना किसी छेड़छाड़ के इस महापुराण को प्रस्तुत करने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि खान ने हाल ही में एक अखबार को दिए साक्षात्कार में कहा था कि फिल्म में उनके द्वारा अभिनीत दानव राज रावण का पात्र बहुत ही ज्यादा मानवीय होगा। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अंबेडकर के सपनों को पूरा करने के लिए कटिबद्ध है। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान निर्माता बी.आर. अम्बेडकर को उनकी पुण्यतिथि पर रविवार को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि उनके विचार और आदर्श लाखों लोगों को शक्ति प्रदान करते हैं। भारत के संविधान के प्रमुख वास्तुकार और दलित आदर्श अम्बेडकर को 6 दिसंबर 1956 को निधन हुआ था। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, महापरिनिर्वाण दिवस पर महान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को याद करता हूं। उनके विचार और आदर्श लाखों लोगों को शक्ति प्रदान करते हैं। हमारे राष्ट्र के लिए उन्होंने जो सपने देखे थे, हम उन्हें पूरा करने के लिए कटिबद्ध हैं। साथ ही साथ गृह मंत्री शाह ने भी अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान निर्माता बी.आर. अम्बेडकर को उनकी पुण्यतिथि पर रविवार को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि एक भविष्योन्मुखी व सर्वसमावेशी संविधान देकर उन्होंने देश में प्रगति, समृद्धि और समानता का मार्ग प्रशस्त किया। भारत के संविधान के प्रमुख वास्तुकार एवं दलित आदर्श अम्बेडकर का 4 दिसंबर 1956 को निधन हुआ था। शाह ने हिंदी में ट्वीट किया कि एक भविष्योन्मुखी व सर्वसमावेशी संविधान देकर देश में प्रगति, समृद्धि और समानता का मार्ग प्रशस्त करने वाले बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें कोटि कोटि। गृह मंत्री ने आगे लिखा, बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलकर मोदी सरकार दशकों से विकास के वंचित वर्ग के कल्याण के प्रति समर्पित भाव से कार्यरत है। इसी के साथ ही आज के गुड मॉर्निंग भारत शो में आपके लिए इतना ही। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।